चलिए अगर हम लाइफ की एग्जिस्टेंस के हवाले से देखें या नेचर या ओरिजिन ऑफ लाइफ में देखें तो ज़िंदगी की इब्तदा जो है और या हमारी कायनात जो बनी है उसके बारे में साइंटिस्ट का एक अकीदा रहा है कि एक बहुत बड़ा जो है एक शदीद किस्म का धमाका हुआ था, सिंगल धमाका, जिसको वो बिग बैंग थ्योरी का नाम देते हैं। ठीक है, वो 15,000 साल मिलियन साल पहले, यानी 15,000 मिलियन साल पहले एक बहुत बड़ा धमाका हुआ, जिसके नतीजे में क्या हुआ है कि हमारी ये यूनिवर्स जो है ये वजूद में आई और हमारी पूरी एक कायनात बन गई हुई थी। अब वो जो धमाके के नतीजे में जो था जो फायर बॉल थे वो एक्सपेंड करते चले गए, यानी वो आके गोले जो थे वो आहिस्ता आहिस्ता फैलते चले गए। तो उनके फैलने से क्या हुआ कि कायनात भी जो है वो फैलती चली गई। और फिर बाद में जब वो आहिस्ता आहिस्ता कूल होना शुरू हुई कायनात, तो उससे आसमानी जो हैं बॉडीज वजूद में आई, जिनको हम सेलेस्टियल बॉडीज कहते हैं, जिसमें सितारे सियारे सारा कुछ ये वजूद में आया। तो इस तरह से जो है ये जो है एक टाइटैनिक एक्सप्लोजन के नतीजे में एक पावरफुल एक्सप्लोजन, टाइटैनिक मीन पावरफुल एक्सप्लोजन जो हुई थी एक सिंगल, उसके नतीजे में जो है हमारी पूरी ये कायनात जो है ये वजूद में आई। अब उसका फिर नतीजा क्या निकला कि उसके बाद फिर सोलर सिस्टम बन गया, जिसमें से आपको पता सूरज है और उसके इर्द गिर्द प्लैनेट्स मूव करते हैं, जिनमें आप 9 प्लैनेट्स पढ़ा करते थे। तो उनमें से एक प्लैनेट जो है आजकल रिसेंटली जो है उसको कहा जाता है कि वो प्लैनेट उसमें शामिल नहीं है उस सोलर सिस्टम के अंदर, जिसको प्लूटो कहा जाता है। तो हमारी ज़मीन जो है ये तकरीबन फिर 4.6 बिलियन ईयर्स अगो जो है वजूद में आई थी सूरज से। और ये बहुत गर्म एक आग का गोला थी जो आहिस्ता आहिस्ता फिर कूल होती चली गई, ठंडी होती चली गई। लेकिन अभी भी स्टिल देखें आप तो इसमें से आतिशफिशां पहाड़ फूटते हैं, तो उससे क्या होता है कि वो वोल्केनिक इरप्शन के नतीजे में जो होता है वो लावा बाहर की तरफ निकल आता है। तो अर्लियर लाइफ जो थी, फिर वो साइंटिस्ट कहते हैं कि शायद उसको जो था किसी एक सुपर नेचुरल पावर ने तख्लीक किया था, जो ज़मीन के ऊपर सबसे पहली इब्तदा हुई ज़िंदगी की। तो उसको कोई भी जो था वो एक सुपर नेचुरल पावर थी जिसने उसको पैदा कर दिया। अब अगर हम लाइफ के ओरिजिन की थेरीज को देखें तो बहुत सारी थेरीज प्रपोज की जाती रही हैं ओवर टाइम। उनमें से कुछ थेरीज ऐसी हैं जो कि हमारी ज़िंदगी की इब्तदा का मैकेनिज्म बताती हैं कि क्यों ज़िंदगी की इब्तदा हुई, कैसे हुई और उसमें क्या क्या मैकेनिज्म हो सकते हैं। तो उनमें से कुछ थेरीज के यहाँ पे आपको नाम मेंशन किए गए हैं। जैसे आपको पता है थेरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन जो है ये कहती है कि कोई डिवाइन जो है वो एक पावर है जिसकी वजह से जो है हमारे ज़मीन के ऊपर मखलूक़ात पैदा हुई हैं या स्पीशीज़ पैदा हुई हैं, और वो स्पीशीज़ अभी तक स्टिल जो है वो सर्वाइव कर रही हैं। मतलब तमाम जानदार जो हैं इनको खुदा ने तख्लीक किया है, और वो जिस फॉर्म में तख्लीक किए गए हैं वो वैसे के वैसे ही उनका ओरिजिन है और वैसे ही वो जिंदा रहेंगे। तो ये थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन इस चीज़ को प्रपोज करती है, ये बताती है। इसी तरह से दूसरी जो थ्योरी है, थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन, वो ये बताती है कि जो जानदार होते हैं वो अचानक से शायद वजूद में आ जाते हैं। इसमें ये नहीं होता कि उनसे पहले भी कोई लिविंग फॉर्म हो या पहले भी कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट हो। तीसरी थ्योरी जो है वो बायोजेनेसिस की है। इसमें क्या होता है कि लाइफ जो होती है वो ओरिजिनेट करती फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग लाइफ, यानी जिंदगी ही जिंदगी को जन्म दे सकती है। विदाउट लाइफ जो होता है वो नई लाइफ पैदा नहीं हो सकती। तो ये भी एक थ्योरी जो थी प्रपोज की गई थी। इसी तरह से थ्योरी ऑफ बायोकेमिकल एवोल्यूशन, इसमें कहा गया था जी कि छोटे छोटे जो मॉलिक्यूल्स हैं वो मिल गए हैं ज़मीन के ऊपर, तो उनके मिलने से क्या हुआ, माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स बने, उसके बाद फिर बड़े मैक्रो मॉलिक्यूल्स बन गए और उनसे फिर ऑर्गेनाइज बनी और ऑर्गेनिजम्स वजूद में आ गए। तो इस तरह की थ्योरी ये प्रपोज की गई थी। ऐसे ही थ्योरी ऑफ पैनस्पर्मिया एक फिर प्रपोज की गई, जिसके मुताबिक जिसका ख्याल ये हुआ करता था कि तमाम जितने भी सियारे हैं इनके ऊपर मखलूक़ात पाई जाती हैं, यानी हमारी ज़मीन पर जितने भी ज़मीन के अलावा भी प्लैनेट्स हैं या जितने भी सितारे सियारे हैं, हर एक के ऊपर कोई ना कोई लाइफ ज़रूर एग्जिस्ट करती है। तो ये थ्योरी ऑफ पैनस्पर्मिया एक प्रपोज की गई हुई थी। ऐसे ही एक फिर ये थ्योरी है डीप सी हाइड्रोथर्मल वेंट थ्योरी, जिसमें कहा जाता था कि समंदर के नीचे कुछ गर्म चश्मे होते हैं, जब वो फूटते हैं तो वहाँ पे जो है वो लाइफ की इब्तदा हुई उन चश्मों के अंदर। जैसे आपको पता है कि हाइड्रोथर्मल जो अंडर वाटर हॉट स्प्रिंग्स होते हैं उनको वेंट्स कहा जाता है, हाइड्रोथर्मल वेंट्स। तो वहाँ पे जो है अभी भी आपको पता है स्टिल कुछ ऐसे बैक्टीरिया देखे गए हैं जो 120 डिग्री सेंटीग्रेड या उससे ज़्यादा टेम्परेचर में सर्वाइव कर सकते हैं। तो फिर उन्हीं को एंसेस्टर्स माना जाता है, जिनको आर्की बैक्टीरिया का हम नाम दे रहे होते हैं। और आपने सेल एंड मोलेकुलर बायोलॉजी में उनकी डिटेल भी पढ़ी थी, आर्की बैक्टीरिया की और यू बैक्टीरिया की। तो एवोल्यूशन वर्ड जो है इसको अगर हम देखें तो इसको जो है वो डेवलपमेंट के अकॉर्डिंग इसकी और डेफिनेशन है। अगर हम प्रोसेस के हिसाब से देखें कि इससे क्या अमामिल होते हैं, एवोल्यूशन किस अमल का नाम है, तो उसकी और डेफिनेशन बनती है। और मुख्तलिफ साइंटिस्ट ने इसको मुख्तलिफ तरह से डिफाइन किया एवोल्यूशन को। अब अगर हम डेवलपमेंट के हिसाब से देखें एवोल्यूशन वर्ड को, तो ये लैटिन वर्ड से लिया गया, जिसका मतलब है अनरोलिंग, किसी चीज़ को दोबारा से ओपन अप कर देना, किसी को जो है वो सीधा कर देना, स्ट्रेट कर देना, उसको अनफोल्ड कर देना, उसके पार्ट्स को या ऑर्गन्स को। तो इसका मतलब ये बनता है एवोल्यूशन का, अगर आप तर्जमा लफ्जी तौर पे करें, कि किसी भी बॉडी पार्ट को रिवील करना जो है वो एवोल्यूशन कहलाता है। इसी तरह से ये टर्म जो थी एवोल्यूशन, ये सबसे पहले जो थी अल्ब्रेक्ट वॉन हेलर ने 1774 में
यूज़ की थी। अब अगर हम प्रोसेसेस के लिए देखें कि ये किस प्रोसेस का नाम है, जो एवोल्यूशन को अगर हम देखें, तो रॉबर्ट ग्रांट ने जो है ये वर्ड को सबसे पहले 1826 में यूज़ किया था। और उसने जो है इस के लिए एक वर्ड यूज़ किया था कि जब ग्रेजुअल ओरिजिन ऑर्गेनिजम्स का हो रहा था, जैसे इन्वर्टिब्रेट के ग्रुप्स जब ओरिजिनेट कर रहे थे फ्रॉम प्रोटोजोन्स, जैसे स्पॉन्जीज हैं, पोरीफेरा वगैरह बने हैं, तो इनकी एवोल्यूशन को उसने साबित करने के लिए इस एवोल्यूशन वर्ड को यूज़ किया था कि इनमें ग्रेजुअल चेंज जो आ रहा होता है। ऐसे फिर बाद में चार्ल्स लायल ने 1832 में ये जो है वो ऑर्गेनिजम्स की ट्रांसफॉर्मेशन को, जो कि वो एक्वेटिक लाइफ से टेरेस्ट्रियल लाइफ की तरफ जब वो माइग्रेट कर गए थे, तो उस ट्रांसफॉर्मेशन को बताने के लिए जो है वो टेस्टेशिया के ग्रुप को यानी डिफाइन करने के लिए जो है वो इसने वर्ड ये यूज़ किया था एवोल्यूशन का। और चार्ल्स डार्विन जो था इसने 1859 में ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज जो है बाय मींस ऑफ नेचुरल सिलेक्शन के अंदर, आपको पता है, एवोल्यूशन को डिटेल में फिर बयान किया था। और इसने कहा था ऑर्गेनिक एवोल्यूशन का नजरिया देते हुए कि स्पीशीज कैन चेंज ओवर टाइम, कि जो जानदारों में चेंज आ रहा होता है वो क्या है, बेसिकली एवोल्यूशन। अब चार्ल्स डार्विन का आपको पता है 1859 में इसने एक पेपर पब्लिश किया था जिसका नाम था ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज बाय मींस ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, कि कुदरती चुनाव जो होता है स्पीशीज के अंदर होता है जिसकी वजह से नई स्पीशीज वजूद में आती हैं, और उसने मैकेनिज्म्स भी बताए थे उसके। तो इसने क्योंकि गैलापागोस आइलैंड पे गया था ना, तो वहाँ पे फिंचीज इसने देखी थी 13-14 तरह की, तो इसने कहा था कि इन सब के जो एंसेस्टर्स थे वो मेनलैंड में रहते थे, और ये माइग्रेट करके जिस हैबिटेट में गई, इनको नया इकोलॉजिकल निश मिला, नया इकोलॉजिकल हैबिटेट मिला, जिसके अकॉर्डिंगली ये नई स्पीशीज जो है वो बन गई। तो अब भी ये मैकेनिज्म जो था इसका वो एवोल्यूशन के अंदर वो नेचुरल सिलेक्शन कहलाता था, और बहुत सारे साइंटिस्ट ने डार्विन की थ्योरी को बनाने में हेल्प की। मतलब डार्विन से पहले भी एवोल्यूशन के नजरिया जो थे वो एग्जिस्ट करते थे, लेकिन डार्विन ने इनको बहुत एक अच्छे पैटर्न के साथ जो है वो एक्सप्लेन किया था। अब अगर हम एविडेंसेस को देखें एवोल्यूशन के, तो बेशुमार एविडेंसेस मिलते हैं, जिनमें से जो पहले 3 एविडेंसेस हैं ये हमारे सिलेबस में शामिल हैं, ठीक है। पैलियोंटोलॉजिकल एविडेंसेस, एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंसेस और मोलेकुलर एविडेंसेस, मतलब सबूत हैं कि एवोल्यूशन हुई है, उसके हवाले से 3 तरह के सबूत जो हैं वो बताए जाते हैं। अब पहला जो ये सबूत आपको बताया जा रहा है वो है फॉसल रिकॉर्ड, यानी पैलियोंटोलॉजिकल एविडेंसेस जो हैं ये बहुत बड़ा एक सबूत है एवोल्यूशन के हवाले से। मतलब आप अगर देखें स्टूडेंट्स, तो अगर हम स्ट्रेटिग्राफिक एनालिसिस करें ज़मीन का सपोज, तो इसमें आप फॉसल्स की एज का अंदाज़ा लगा सकते हैं। जैसे अगर सपोज कर लें हम कि जो अर्थ है हमारी, ठीक है, इसमें ये लेयर्स बनती हैं। अब साइंटिस्ट कहते हैं कि हमारी ज़मीन जो है ना, इसके ऊपर हर 1000 साल के बाद तकरीबन जो पहाड़ होते हैं, जो चट्टानें होती हैं, वो टूट के 1 फुट की ना नई लेयर बिछा देती हैं मिट्टी की, ठीक है। वो मिट्टी बन जाती है, उनकी डिसइंटीग्रेशन होती है, तो 1000 साल के बाद तकरीबन 1 फुट नई लेयर बिछती है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर एक जानदार मरा हुआ है, ज़मीन के नीचे दफन है, ठीक है, ये लेयर्स जैसे बनी हुई, लेयर A B C D E वगैरह। अब इसमें सबसे जो नीचे वाली लेयर है, ई लेयर, ये सबसे ओल्डेस्ट लेयर होगी, ठीक है। उससे ऊपर वाली डी जो है उससे रीसेंट वन है, सी उससे रीसेंट वन है, बी उससे रीसेंट वन है, और ए सबसे रीसेंट वन लेयर बनती है। अब अगर तो आपको फॉसल यहाँ पे नीचे सबसे आखिरी वाली लेयर में मिल रहा है, तो चूंकि लेयर की आपको मैंने बता दिया कि आप एज काउंट कर सकते हैं, कि आपको अगर पता है कि 1000 साल के बाद अगर 1 फुट मिट्टी बिछती है, तो वो क्या होगी, वो फर्स्ट लेयर, यानी कि वो क्या आप कह अगर अब मिट्टी की तहें आप फुट के हिसाब से अगर मेजर कर लें और फॉसल को नीचे देख लें, तो आप उससे अंदाजा लगा सकते हैं कि ये फलां फॉसल की फलां एज। लेकिन इसमें शर्त ये है कि वो जो लेयर्स हैं वो डिस्टर्ब ना हुई हों। ये ना हो कि नीचे वाली लेयर ऊपर आ गई हो, या कोई जलजला आ गया, या कोई ऐसी खुदाई हो गई जिसमें लेयर्स को डिस्टर्ब कर दिया गया, तो उससे आप फिर जो है सही तरह मालूम नहीं कर पाते। अब फोसल रिकॉर्ड जो होता है हमें क्या बताता है ऑर्गेनिजम्स के बारे में। आपको पता है फोसल्स ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो पास्ट में प्रेजेंट थे, जो मर चुके हुए हैं, इनको उर्दू में रकाज कहा जाता है। अब आपको साइज या शेप वगैरह बताई जा सकती है, फोसल से आप किसी भी ऑर्गेनिज्म का बता सकते हैं, साइज क्या था, उसकी शेप क्या थी, वो कहाँ पे रहता था, क्या खाता था, उसकी ज़िंदगी कैसी थी, उसके साथ दूसरे जानदार कौन से रहते थे, और जियोलॉजिकल टाइम स्केल में वो किस ज़माने के अंदर प्रेजेंट हुआ करता था, रॉक लेयर्स के अंदर, ठीक है ना। चट्टाने यानी चट्टाने ये बिछी हुई है ना, तो उनकी लेयर्स के अंदर आप बता सकते हैं कि फलां जो ऑर्गेनिज्म है वो कहाँ पे प्रेजेंट था या किस तरह से प्रेजेंट था। तो ये लेवल्स आप देख रहे हैं कि लेयर जो है आप उसकी करेक्ट पोजीशन के हिसाब से ऑर्गेनिजम्स को बता सकते हैं कि वो कितने ओल्ड हैं या कितने रिसेंट वन है, ठीक है ना। तो ये मच ओल्डर स्केलेटन है, ये रिसेंट वन है स्केलेटन, इस तरह से बताए गए हैं आपको यहाँ पे। तो आप उनके लेवल्स के हिसाब से, आप उसकी लेयर्स के हिसाब से जो है वो ऑर्गेनिजम्स को बता सकते हैं। जैसे ये मिक्स्ड स्ट्रेटा है, ये एक्सपोज बरीड स्ट्रेटा है, तो ये स्ट्रेटम या लेयर्स उसकी बिछती चली जाएंगी मिट्टी की ना, तो इस तरीके से उनके अंदर से फॉसल्स की एज आप मालूम कर सकते हैं। अब इसके अलावा जो है ट्रांजिशनल फॉर्म्स अक्सर होती हैं ऑर्गेनिजम्स की, मतलब वो इंटरमीडिएट होते हैं बिटवीन टू मेजर फाइलम्स। जैसे आप आर्कियोप्टेरिक्स से एक बर्ड है, उसको आप अगर देखें तो वो एक इंटरमीडिएट फॉर्म शो कर रहा है, ठीक है।
तो ये बर्ड जो है ये आपको पता है कि रेप्टाइल्स और जो बर्ड्स हैं उनके दरमियान वाला एक बर्ड होता था जिसका फॉसिल मिला है साइंटिस्ट को इस तरह से इस हालत में। तो ये क्या है, ये कनेक्टिंग लिंक या मिसिंग लिंक का काम कर रहा है बिटवीन टू डिफरेंट ग्रुप्स। यानी जो बर्ड्स के या वर्टिब्रेट्स के दो ग्रुप्स हैं, एक रेप्टाइल्स और दूसरा बर्ड्स, तो उनके दरमियानी हालत थी ना ये आर्कियोप्टेरिक्स की। कोई इसके मुंह में देखें अगर आप, तो ऐसे रेप्टिलियन इसका माउथ था जैसे रेप्टाइल्स का होता छिपकलियों का, और बॉडी इसकी जो थी वो पीछे से विंग्स थे। तो ये चूंकि एवोल्यूशन हो रही थी फ्रॉम रेप्टाइल टू बर्ड्स, तो ये उनके दरमियान में एक कनेक्टिंग लिंक या मिसिंग लिंक का काम कर रहा था। तो ऐसे ट्रांजिशनल फॉर्म्स भी फॉसल्स की मिल जाती हैं जो कि दो ग्रुप्स के दरमियान का इंडिकेशन बता रहे होते हैं, वो इंडिकेट कर रहे होते हैं कि यहाँ से यहाँ तक एवोल्यूशन हुई है, इस तरह से हुई। ठीक है, क्लियर हो रहा है ना स्टूडेंट्स, आपको पॉइंट्स समझ आ रही है?